नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत हमने कल हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इंडियन जियोग्राफी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या चाहिए? हमें मैप चाहिए। क्या चाहिए? मैप। ये देखिए दोस्तों, इस क्षेत्र में पड़ता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको मैप भी बना के बताता हूं। देखिए दोस्तों, ज्यादा अच्छा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, इधर क्या है? इधर यहां पर राजस्थान आ जाता है और यहां पर गुजरात वाला क्षेत्र आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? गुजरात वाला क्षेत्र आ जाता है। बस ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बनाया है। देखिए दोस्तों कि हमने कल यहां तक तो क्या पढ़ लिए थे? यहां तक तो हमने पढ़ लिए थे क्या? जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? हिमालय के बारे में। अब पढ़ते हैं क्या? मैदानी भाग। तो ये जो भाग है, यानी कि यहाँ जो हरियाणा राजस्थान का भाग है, इसको हम साथ में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखिए दोस्तों, ये लीजिए, ये जो भाग है दोस्तों, एमपी का कुछ ही भाग यहां तक आता है। राजस्थान में एमपी का कुछ ही भाग यहां तक आता है। कौन कौन सा भाग आता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके पार्ट बताता हूं। उत्तर का विशाल मैदान, इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटना पड़ेगा इसको। ये भी एक भौतिक प्रदेश है, इसको अलग बांटना पड़ेगा थोड़ा। मैंने इसको 3 भाग में बांट दिया। क्या किया हमने? इसको 3 भाग में बांट दिया। पहला कौन सा? पहला सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान। दूसरा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। अब इसे गंगा यमुना मैदान भी कह सकते हैं। तीसरा तीसरा है दोस्तों, यहां पर कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। 3 भागों में मैंने अलग अलग बांट दिया। ये लीजिए दोस्तों, ये क्या है? ये आ गया सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान। और यहां ये लीजिए, यहां पर आ गया ये गंगा का मैदान। अब आप समझिए दोस्तों, गंगा के मैदान में ये जो भाग है, ये जो भाग, यानी ये है ऊपरी गंगा मैदान। और ये जो भाग है, ये है नीचे की गंगा का, नहीं, बीच की गंगा का भाग। और ये जो भाग है, ये है निचली गंगा। कौन सी? निचली गंगा। बस समझना है दोस्तों, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन हमारा जो दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें छोड़ना नहीं है। ये ऊपरी, बीच और निचली गंगा। क्लियर? क्लियर है ना? इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को कहा जाता है रुहेलखंड या बुंदेलखंड। क्या कहा जाता है? रुहेलखंड या बुंदेलखंड। क्या कहा जाता है? रुहेलखंड या बुंदेलखंड। ऊपरी गंगा कहां कहां से है दोस्तों? ऊपरी गंगा की अगर बात करें तो ये पड़ती है यूपी का कौन सा? यूपी का कौन सा भाग दोस्तों? यूपी का पड़ता है पश्चिमी भाग, यानी इस साइड का भाग, पश्चिमी भाग। यूपी का पश्चिमी भाग किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ऊपरी गंगा के अंतर्गत आता है। और ये जो है, यानी कि नीचे की गंगा, बीच की हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नीचे की बता दूं ताकि आपको बीच का भी समझ आ जाए। नीचे की गंगा, नीचे की गंगा में क्या पड़ता है दोस्तों? क्या पड़ता है? बांग्लादेश, यानी वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो यहां पर क्या पड़ता है दोस्तों? बंगाल का कुछ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। और साथ में इधर कहां से शुरू होता है? कहां से? बिहार के, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से शुरू, सॉरी दोस्तों, बिहार के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र से बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र तक क्या है? नीचे की गंगा का मैदान है। और इधर कौन सा बच गया फिर? ये ब्रह्मपुत्र मैदान। ये यहां से देखिए, यहां से आती है सिंधु, सिंधु नदी आती है। सहायक नदियां भी मैं आपको बताऊंगा।
और प्रमुख जो इसके दो आब हैं वो भी बताऊंगा। और यहां से गंगा आती है, गंगा ऐसे आती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहां से चीन से होती हुई कौन सी, ब्रह्मपुत्र आती है। लेकिन दोस्तों हमें चीन में नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ इंडिया में पढ़ना है। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ समझाने के लिए। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, देखिए कहां से कहां तक है, यानी जो मध्यम गंगा का मैदान है, या कह सकते हैं हम बीच की गंगा का जो मैदान है, वो है दोस्तों कि यूपी का तो है, यूपी का पश्चिम सॉरी दोस्तों पूर्वी भाग, यूपी का पूर्वी भाग से लेकर बिहार के, बिहार के पश्चिमी भाग तक, बिहार के पश्चिमी भाग तक, यानी कि आधा यूपी आता है, आधा बिहार आता है, आधा यूपी और आधा बिहार, बस इतना सा ये क्षेत्र है। इसको हम समझते हैं दोस्तों, नदियां कैसे बनती है वो भी समझते हैं, और दो आग कौन कौन से हैं वो भी समझते हैं। दोस्तों गंगा का तो मैंने आपको ये बता दिया कौन सा क्षेत्र आता है, सिर्फ क्षेत्र विशेष पढ़ रहे हैं अभी। अगर हम साथ में पढ़ेंगे ना दोस्तों सभी चीजें, मिट्टी वगैरह वगैरह, मिट्टी को हमने इसमें बिल्कुल भी इंजेक्ट नहीं करना दोस्तों। अगर यहाँ पर हम मिट्टी पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग से निकल जाएगा सब कुछ, मिट्टी हम अलग से पढ़ेंगे, ताकि पहले इसको समझ लें और बाद में मिट्टी हमें अच्छे से समझ आ जाए कि कौन से स्थान पर कौन सी मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है दोस्तों, यहाँ पर ढलान बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पर बाढ़ का खतरा सबसे अधिक रहता है, बाढ़ का खतरा सबसे अधिक रहता है। क्लियर दोस्तों, ये क्लियर हो गया ना। अब देखिए नदियां कैसे बनती है वो चीजें मैं समझाऊंगा आपको, अच्छे से हमें समझना है कि नदियां कैसे बनती है। तो मैं क्लीन कर देता हूं, सबसे पहले वही समझेंगे कि नदियां कैसे बनती है, बाद में हम सिंधु नदी को यहां से स्टार्ट करेंगे, और सिंधु के जो क्षेत्र को, जो प्रवाह क्षेत्र है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, ये मैंने बना दी अपनी एक पहाड़ी है, कोई भी पहाड़ी है, क्या है, पहाड़ी है, ये कोई भी पहाड़ी है, बर्फ इस पे जमी हुई है, यहां से नदी स्टार्ट होगी, बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगा, और क्या होगा दोस्तों, यहां से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है दोस्तों, पानी आ रहा है। अब देखिए दोस्तों ढलान क्या है, यहाँ पर ढलान क्या है, ज्यादा है, पर्वतों से क्या आया, पानी आया, लेकिन ढलान क्या है, ज्यादा है। और ये पर्वत आपको पता है कि हमारा जो नीचे कौन सा प्रायद्वीपीय पठार है वो 16 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन ये जो पर्वत है यानी कि हिमालय है, ट्रांस हिमालय 13 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन हमारा जो भारत में जो हिमालय है यानी कि वृद्ध हिमालय, मध्यम हिमालय या शिवालिक पहाड़ियां, तो ये कितना है दोस्तों, ये लगभग कितना है, 11 करोड़ वर्ष ही पुराना है, यानी काफी कमजोर है, काफी युवा है। तो दोस्तों यहां से ये पानी आएगा तो साथ में क्या लेके आएगा, साथ में कुछ मिट्टी लेके आएगा, और साथ में क्या लेके आएगा, कंकर पत्थर भी लेके आएगा, और बड़े पत्थरों को भी लेके आएगा। ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहां पर बड़े पत्थरों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, बड़े पत्थरों को इकट्ठा कर दिया। अब दोस्तों यहां पर बड़े पत्थर इकट्ठा कर दिए, अब ये बताइए पत्थरों पर पानी चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, पत्थरों से नीचे यानी जमीन पर चलेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों, नदी का जो ऊपर से पानी जरूर आ रहा है, लेकिन यहां पर आकर वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो पत्थरों के नीचे से चलेगा, पत्थरों के नीचे से चलेगा। विश्वास नहीं होना, कुछ कंकड़ पत्थर लेना, उसमें पानी डालना, नीचे चला जाएगा। आपको पता है, आप बहुत समझदार हो। ये देखिए दोस्तों, क्या है, यहाँ पर कंकड़ पत्थर है। इस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस स्थान को कहा जाता है क्या, भावर। क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। अब भावर के बारे में इधर देखिए, भावर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा कि भावर चीज क्या है। भावर दोस्तों, बहावर के क्षेत्र में यानी भावर के क्षेत्र को भाबर भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में आपको भाबर लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, भाबर, क्या मिलेगा दोस्तों, भाबर लिखा हुआ मिलेगा। कंकड़ पत्थर है, यहाँ पर बुआई नहीं कर सकते, तो ये भूमि क्या हुई, अनउपजाऊ हुई, यानी उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ की भूमि क्या होती है, अनउपजाऊ होती है, अनउपजाऊ भूमि क्या होती है दोस्तों, अनउपजाऊ भूमि होती है, और यहां पर नदी क्या हो जाती है दोस्तों, अदृश्य हो जाती है, क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से पानी निकला, यहां से पानी निकला, और यहां पर कुछ क्षेत्र है, मान लीजिए काफी बड़ा क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र है, यहां से नीचे पानी निकलकर यहां पर क्या होगा दोस्तों, पानी इकट्ठा होगा, क्या होगा, इकट्ठा होगा। ये लीजिए यहां पर पानी इकट्ठा हो गया बहुत ही अधिक,
अब ऊपर से दोस्तों मिट्टी भी आई थी पानी के साथ और कंकड़ पत्थर भी आए थे, तो यहां से भी क्या होगा, कंकड़ पत्थर तो बड़े पत्थर तो यहाँ पर रुक गए, लेकिन छोटे पत्थरों को आगे अभी पानी के बहाव के साथ धकेला जा रहा है, और यहाँ पर वही कंकड़ पत्थर यहाँ पर आ जाते हैं, वही यही मिट्टी यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बन जाता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पर नदी तैरती हुई दिखाई देती है, क्या देती है, तैरती हुई दिखाई देती है। तो मतलब इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। तराई, तराई क्षेत्र देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये दलदली क्षेत्र है। क्या है, दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। अब देखिए दोस्तों, दलदली क्षेत्र होगा तो क्या होगा, कुछ फसलें हो जाती है जैसे सिंघोड़ा या गन्ना, ऐसी कुछ फसलें यहां पर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो दलदली क्षेत्र है यहां पर ज्यादातर फसलें नहीं हो पाती, क्लियर। लेकिन दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा ये दलदली है, तो यहाँ पर जंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, घास फूस सबसे ज्यादा होगा, तो क्या होगा, जंगल सबसे ज्यादा होगा। अब जंगल ज्यादा होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि यहाँ पर पानी अधिक है, तो क्या होंगे, मच्छर ज्यादा होंगे, और मच्छर ज्यादा होंगे तो दोस्तों सबसे कठिन कार्य है कि यहाँ पर एक बीमारी भी पैदा होगी। कौन सी दोस्तों, मलेरिया ग्रसित क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र, मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। किसे, तराई क्षेत्र को। क्या है दोस्तों, तराई क्षेत्र में देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत में, या कह सकते हैं हम भारत के राजस्थान में राज्य में सबसे पहले अगर बारिश की जाती है तो अरब सागरीय मानसून से की जाती है, और गुजरात से दिल्ली तक क्या है दोस्तों, उसके जो मतलब समांतर चलती है, क्या, अरावली पर्वतमाला, यानी अरब सागर से मानसून आता है और अरावली पर्वतमाला उसके बिल्कुल समांतर है, तो सबसे पहले जब टकराएगा तो कहां बारिश होगी, सबसे ज्यादा कहां होगी, ये हिमालय से टकराता है ना सीधा मानसून, तो इसी तराई क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश अरब सागरीय मानसून करता है। अरब सागरीय मानसून इसी तराई क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश करता है, और सबसे कम बारिश कहां पर करता है, राजस्थान में, और उससे अधिक गुजरात में, यानी कि जहां से क्या, अरावली पर्वतमाला शुरू होती है। इतना समझ में आया दोस्तों, समझ में आया ना। अब देखिए दोस्तों, ये पानी इकट्ठा हो गया तो ये अपना रास्ता तो ढूंढेगा ना, अपना रास्ता खोजेगा, तो इसने क्या किया, अपना रास्ता खोज लिया भाई। मान लीजिए यहां से ये चल पड़ा, ये लीजिए इसने अपना रास्ता खोज लिया और ये नदी का रूप ले लिया, ये लीजिए इसने क्या किया, अपना रास्ता खोज लिया। दो टाइप के होते हैं दोस्तों, जब बाढ़ आती है तो पानी समय समय पर एक जगह पर जाता रहता है, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर बाढ़ आने पर पानी चला जाता है, और कुछ ऐसा स्थान जहां पर कभी भी बाढ़ आने पर पानी नहीं जाता। पानी नहीं जाता तो वो क्या होगी, अनउपजाऊ हो गई, मतलब उपजाऊ नहीं है, और जहां पर पानी जाता है वहां पर उपजाऊ है। तो जहां तक पानी जाता है ना दोस्तों, उस स्थान को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। खादर यानी खादर, खादर, खाद, दे, खाद, क्या बना, खाद। और खाद किस में डालेंगे, उपजाऊ भूमि में डालेंगे, ये ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। खाद किस में डालेंगे, उपजाऊ भूमि डालेंगे, तो उपजाऊ भूमि कौन सी होगी, खादर। खादर क्षेत्र उपजाऊ होगा, खादर क्षेत्र उपजाऊ होगा, लेकिन बांगर क्षेत्र में कभी भी पानी नहीं जाता, तो बांगर क्षेत्र क्या हो जाएगा, अनउपजाऊ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने एक नाम तो सुना ही होगा, कौन सा, कांप, सुना ही होगा दोस्तों, कांप। कांप के क्षेत्र में दोनों ही आते हैं, खादर भी आता है और बांगर भी आता है। क्या, खादर भी आता है और बांगर भी आता है। थोड़ा सा लिख लीजिए दोस्तों, खादर किसे कहते हैं, खादर होती है दोस्तों उपजाऊ भूमि, और बांगर अनउपजाऊ भूमि, अनउपजाऊ भूमि। जैसे दोस्तों खादर है, ये क्या है, उपजाऊ भूमि है। अब देखिए दोस्तों, खादर उपजाऊ भूमि है, कुछ वर्ष बाद नदी अपना थोड़ा सा मार्ग चेंज कर लेती है, तो वो भी धीरे धीरे, खादर है वो धीरे धीरे क्या होगी दोस्तों, अनउपजाऊ होगी ना, तो वो भी क्या कहलाने लगेगी, बांगर कहलाने लगेगी। क्लियर दोस्तों, देखिए दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे।
ये जो है खादर और बांगर, ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर मान लीजिए कि आपके 2 हेक्टर भूमि है, आपकी इस नदी के पास 2 हेक्टर भूमि है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 2 हेक्टेयर भूमि है, आप उसमें क्या करते हो, बुआई करते हो, आप उसमें खेती कर रहे हो। आपको सीधी भाषा में बताता हूं कि आप उसमें खेती कर रहे हो, आपने पहली सिंचाई की, उसमें पहली सिंचाई इस नदी के पानी से की, तो पानी के साथ एक मिट्टी आई, नवीन मिट्टी। तो दोस्तों खादर वाले क्षेत्र में क्या आएगा, नवीन हो जाएगा, क्या होगा, नवीन। और ये क्या होगा बांगर, ये पुराना, क्या होगा, पुराना। तो दोस्तों ये जो नवीन मिट्टी आई, उसकी एक परत पुरानी मिट्टी पे बन गई, यानी कि जमीन पर एक परत बन गई। अब दूसरी बार फिर सिंचाई की तो एक नवीन मिट्टी फिर आई, तीसरी बार फिर सिंचाई की तो नवीन मिट्टी आई। तो वहां पर मिट्टी की जो चादर ओढ़ी जा रही है, किसके द्वारा ओढ़ी जा रही है, जल के द्वारा। तो जल के द्वारा ओढ़ी गई मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया, क्लियर। जलोढ़ मिट्टी, देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी ये मान लीजिए भारत का निचला क्षेत्र है, कुछ ऐसे ही बना रहा हूं, यहाँ पर तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, कोयम्बटूर, आंध्र प्रदेश, यहाँ से गुजरात। समझने की कोशिश कीजिए, ये जो बाहर का ये जो क्षेत्र है, यानी कि तटीय मैदानी भाग, तटीय मैदानी भाग जो कि भारत का कुल 2.35% है, इसकी बात कर रही है। यहां पर क्या है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, नमक की मात्रा अधिक होने के कारण, क्योंकि समुद्र साथ में लगता है, बिल्कुल पास में है यहाँ पर, तो नमक की मात्रा अधिक है। और नमक की मात्रा अधिक है तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकती, कृषि यानी खेती नहीं की जा सकती। तो लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं जो उगाए जा सकते हैं, जो नमक की मात्रा को ग्रहण कर सकते हैं, अधिकता को ग्रहण कर सकते हैं। कौन कौन से, नारियल और केला ही लगाया जा सकता है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, नारियल और केला सबसे अधिक होता है, नारियल और केला सबसे अधिक होता है। क्लियर दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। ये देखिए, अब नदी हमने खादर और बांगर तक तो पहुंचा दी, अब नदी को आगे बढ़ाइए। ये लीजिए दोस्तों, मैंने आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाकर क्या किया, ये बहुत लंबी चली गई, लंबी जाने के बाद इसका जो बहाव है वो बहुत कम हो गया, यानी कि स्पीड है वो बहुत ही कम हो गई, और कम हो गई तो दोस्तों ये बंट गई, मतलब ये इधर उधर चलने लगी स्थान के हिसाब से, यानी कि इसके बहाव के हिसाब से। दोस्तों यहां पर ये पूरी मिट्टी को इकट्ठा करके यहां पर लेकर आती है, सर्वाधिक मिट्टी यहीं पर लेकर आती है, और सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र, जो मतलब कह सकते हैं सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, वो भी यही है। और इस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। नदी के बहाव का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होगा दोस्तों, डेल्टा होगा। समझ में आया दोस्तों, डेल्टा होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ गए। ये पूरा समझ में आ गया ना, पूरा समझ में आ गया ना। बस इसी को याद रखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तरह है दोस्तों, क्योंकि पीछे एक क्वेश्चन था उसमें, सॉरी दोस्तों, एक एग्जाम था, मुझे याद नहीं है कौन सा एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था कि नदी के प्रवाही क्षेत्र में सर्वाधिक मच्छर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, किसी को पता ही नहीं था। तो इस क्षेत्र में क्या होगा दोस्तों, अगर लॉजिक लगाते कि यहाँ पर सबसे सर्वाधिक दलदली क्षेत्र है, पानी सबसे अधिक ठहरता है, और जंगल भी सबसे अधिक होता है, घास फूस सबसे अधिक होता है, तो इस क्षेत्र में क्या है, सर्वाधिक मच्छर पाए जाते हैं, तो मलेरिया ग्रसित क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ऐसा अगर थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाते तो इसके क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर देते। ये क्या हो गया दोस्तों, डेल्टा वाला क्षेत्र हो गया। क्लियर, सबसे उपजाऊ कौन सा है, डेल्टा वाला क्षेत्र। ये तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे देखिए, इसको मैं क्लीन क्लीन कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए भी दोस्तों, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान, और उत्तर के विशाल मैदान में हम पढ़ेंगे सिंधु, सिंधु को। गंगा को हमने पढ़ लिया कि गंगा इधर से आती है, सबसे पहले ऊपरी गंगा, फिर मध्यई गंगा, और ब्रह्मपुत्र में ज्यादा कुछ नहीं है, ब्रह्मपुत्र में ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों, सिंधु की बात करते हैं, सिंधु की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए मैं मैप बना लेता हूं थोड़ा सा। अरे बाप रे, चलिए दोस्तों मैप बना लेता हूं।
ये लीजिए दोस्तों, ये क्या है, मैप, बस मैंने बना दिया। ये क्या है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, यहां से तो इधर का रह गया, गंगा का इधर रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रह्मपुत्र का भी इधर रह गया, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम सिंधु का देखते हैं। सिंधु नदी आती है दोस्तों, वैसे तो यहां से आती है, लेकिन हम यहां से पढ़ेंगे, हमें सिर्फ भारत का पढ़ना है। ये लीजिए जी दोस्तों, ये है सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। लेकिन सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में सबसे पहले उनके नाम याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले झेलम, झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, चिनाब के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5 नदियां हैं, और छठी नदी ये खुद हो गई सिंधु। देखिए दोस्तों, सबसे पहले झेलम की बात करते हैं। झेलम को हमने यहां से मिला दिया, झेलम को मिला दिया, ये झेलम की सहायक नदी हो गई। सॉरी दोस्तों, झेलम सहायक नदी हो गई किसकी, सिंधु की। बिल्कुल आराम से समझना है दोस्तों, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये देखिए झेलम होगी, इसके बाद चिनाब। चिनाब आती है दोस्तों इस क्षेत्र से। सर्वाधिक लंबी नदी अगर पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों चिनाब नदी सबसे लंबी नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये कौन सी है दोस्तों, ये है दोस्तों झेलम। कौन सी, झेलम। और ये चिनाब, चिनाब कौन सी है, चिनाब। और ये हो गई दोस्तों, ये हो गई नदी कौन सी, रावी। कौन सी, रावी। और इसके साथ सतलज। देखिए दोस्तों, ब्यास को छोड़ दीजिए एक बार, सतलज देखिए, यहां से सतलज और ये सतलज मिल गई। और सतलज, और सतलज में कौन सी मिलती है, सतलज में यहां से मिलती है, ये है व्यास। कौन सी नदी, व्यास नदी। और ये सतलज। समझ में आ गया दोस्तों, आ गया। सिंधु नदी में सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब आएगी, चिनाब में रावी आती है, तो रावी भी सिंधु की सहायक नदी मानी जाती है। सतलज में ब्यास आती है, तो कहा जाता है कि सतलज की जो ब्यास नदी है वो भी सहायक नदी है। अगर सिंधु की पूछा जाए तो सतलज और ब्यास, ये सभी पांचों हैं, ये नदी आ गई। अब देखिए दोस्तों, आपने नाम सुना है पंजाब, पंजाब नाम सुना है ना। पंजाब का नाम पंजाब ही क्यों रखा गया भाई, देखिए दोस्तों, पंजाब, पंज मतलब 5, और आब, आब मतलब 5 नदियों के बीच का जो स्थान है उसे पंजाब कहा जाता है। 5 नदियों के बीच का जो स्थान उसे पंजाब कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पंजाब रखा गया। तो बीच के स्थान को क्या कहते हैं, आब। और ये 5 नदियों के बीच का स्थान को पंजाब कहा गया, तो 2 नदियों के बीच के स्थान को क्या कहा जाएगा, दो आब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दो आब। तो हमें क्या है, इन 2 नदियों के बीच का जो स्थान है उसको पढ़ना है। बिल्कुल ही आसानी से मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, बिल्कुल ही आसानी से हम इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए भैया, अब देखिए, झेलम और सिंधु, इनके बीच का जो 2 आब है उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, ये 1 नंबर 2 आब है, 1 नंबर को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिंधु सागर 2 आब। क्या कहा जाएगा, सिंधु सागर 2 आब। क्या कहा जाएगा दोस्तों, सिंधु सागर 2 आब कहा जाएगा। क्लियर, पहला क्लियर, सिंधु सागर 2 आब कहा जाएगा। अब झेलम और चिनाब के मध्य ये जो 2 नंबर है, ये क्या है, झेलम और चिनाब के मध्य, झेलम और चिनाब। चिनाब, चिनाब का नाम उठाइए पहले, चिनाब का च उठाइए, च, पहला अक्षर च। और जे का, जे और जय में कुछ अंतर नहीं है, चज। क्या बन गया, चज 2 आब, चज 2 आब। क्या हो गया दोस्तों, चज 2 आब। चिनाब और झेलम के मध्य के 2 आब को चज 2 आब कहा गया। अब देखिए दोस्तों, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी। सबसे पहले नीचे वाला उठाइए, नीचे वाले को क्या कहते हैं,
रे, रावी का रे उठा लिया, चिनाब का चे, चिनाब का चे और ने उठा लिया और ना, ये लीजिए चना। रचना दो आब, रचना दो आब क्या कहा गया, रचना दो आब कहा गया। इतना क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों, व्यास और रावी, व्यास और रावी, व्यास और रावी का, व्यास का आप बै उठा लीजिए और इसको बा बना लीजिए, बा, और रा का री बना लीजिए। कौन सा, बारी दो आप, कौन सा है दोस्तों, बारी दो आप, कौन सा, ये जो 4 नंबर, सॉरी दोस्तों, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब देखिए दोस्तों, ये रह गया, ये रह गया, इसे बोलते हैं दोस्तों बीस्ट दुआब। बीस्ट मतलब बीस्ट, बी व्यास से हो गया, से और तय लिखना है, बीस्ट, बीस्ट दुआब, बीस्ट दोआब। दोआब आपको याद हो गए, इसके नीचे आता है हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा का मैदान है दोस्तों। हरियाणा के मैदान में एक क्षेत्र पड़ता है भिवानी, भिवानी। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस क्षेत्र को भिवानी का मैदान कहा जाता है। भिवानी का मैदान कहां पर है दोस्तों, हरियाणा में है, हरियाणा में है। इधर पड़ता है राजस्थान, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान में मालवा का मैदान कहा जाता है, मालवा, मालवा का मैदान कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, क्लियर। अगर पूछ लिया जाए झेलम और सिंधु के मध्य कौन सा दोआब है, तो सिंधु सागर दोआब है। और झेलम और चिनाब के मध्य चज दोआब है। रावी और चिनाब के मध्य रचना दोआब है। ब्यारी, सॉरी दोस्तों, बारी दोआब है, वो व्यास और रावी के मध्य है। सतलज और व्यास के मध्य बिस्ट दोआब है। ये भी समझ में आ गया दोस्तों, और ये भी समझ में आ गया। क्लियर है ना, क्लियर है ना, सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल फिर नई क्लास और नया वीडियो लेके आएंगे। तो आपको बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।